चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर का आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके 80 नंबर का रहेगा और बोर्ड में भी आपके 80 उसी तर्ज में हमने ये पेपर आपके लिए लाए हैं। समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट और सबसे पहले आपको खंड देखने को मिलेगा जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 18 प्रश्न रहेंगे, जिनके अंक भार भी 18 ही रहेंगे। क्या तो देखिए, पहला क्वेश्चन, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण 1804 में हुआ था, 1804 में हुआ था। अधिकतर गैरियम अम्लीय पीएच 6.0 किस मृदा की होती है? तो ये होती है आपके लेटराइट मृदा की। क्या चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो हिमालय क्षेत्र से था। लौह इस्पात उद्योग है तो आधारभूत उद्योग होता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु सहायक पतन के रूप में किसे विकसित किया गया था? तो हल्दिया को किया गया था। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो वो बाइबिल छापी थी। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी थे, तो वो थे सेठ हुकुमचंद। भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों को ले जाने की प्रथा को खत्म कर दिया था, तो किसने किया था? 1921 में किया था। गंभीर हिंदी में छपाई की शुरुआत किसने की? शुरुआत कब हुई? तो 1870 के दशक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 10वां, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका एक अच्छा उदाहरण बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। निम्नलिखित में से किस लोकतांत्रिक देश की संघीय व्यवस्था है? तो वो है इंग्लैंड में। लैंगिक असमानता का आधार नहीं है स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट में। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है तो आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एक अधिकार बनाए रखती है। हम लोकतंत्र की अवधारणा को उस समय दोष देने लगते हैं जब हम उसे मानने लगते हैं। तो हर मर्ज की दवा, ये इसमें आंसर रहेगा। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्न में से सही कथन कौन सा है? अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता प्राय अधिक ब्याज वसूल करते हैं। जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए आप पर दबाव डालता है, तो यह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है वो है चुनने। तो ये ऑप्शन रहेगा इसमें ब, चुनने का अधिकार का। अगला है कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी? तो ये है आपके अमेरिका की। यहाँ पे एमसीक्यू फिनिश हो चुके हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 6 प्रश्न रहेंगे एक नंबर के। तो मैं यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। तो सन 1832 में यूनान को क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। जूट एक फसल है, तो जूट एक रेशेदार फसल होती है। भारत व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार बोर्ड को है, तो यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन। अगला है लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। 5वां क्वेश्चन है क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है, तो वह है तृतीयक। अगला क्वेश्चन है 6, वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। इसमें अतिलोकनात्मक प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एक नंबर के रहने वाले, और इनका आंसर भी आपको एक पंक्ति में ही देना है। क्या तो पहला क्वेश्चन है आपके हौसे से क्या समझते हैं? तो त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सवीय मेले का रूप दिया गया है। इन मेलों को हौसे कहा जाता है। उन देशों के नाम लिखिए जो लंबे समय तक मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक रहा है। तो इसमें है आपका चीन। इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड में सस्ती किताबों को पेनी चैप बुक्स के नाम से जाना जाता है। क्या अवगीकृत वन से क्या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए? अवगीकृत वन से क्या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए? तो आरक्षित एवं सुरक्षित वनों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है आपके उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है? तो वे उद्योग जो कि उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है 6, भारत के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम लिखिए। तो पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कोलकाता में, और छत्रपति शिवाजी जो कि आपके मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है उन 2 एशियाई देशों के नाम बताइए जो 2 भाषीय और जातीय समूह में संघर्ष था। तो पहला है श्रीलंका और दूसरा है नेपाल। अगला क्वेश्चन है 8वां, जातिवाद से क्या आशय? तो जातिवाद जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना
उकेरकर उनका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिवाद कहा जाता है क्या। अगला क्वेश्चन है, अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय क्यों ले लेती हैं? तो क्योंकि वे विधायिका का सामना नहीं करना होता। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो मुद्रा विनिमय के एक माध्यम का महत्वपूर्ण कार्य करता है क्या। आयात कोटा का क्या अभिप्राय है? तो आयात कोटा, इनमें सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा को निर्धारित कर दिया जाता है जिससे कि उसमें अधिक मात्रा का आयात नहीं किया जा सकता। अगला है, उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता को उसके अधिकारों कर्तव्य से अवगत कराना ही उपभोक्ता जागरूकता है। इसी के साथ आपका खंड यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके खंड ब जो कि लघुतात्मक प्रश्न रहेगा, यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे और इसकी शब्द सीमा रहेगी आपको 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। तो पहला है, जोल वेराइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर जोल वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं को संख्या 2 कर दी जो कि पहले उससे 30 से ऊपर थी। इससे आर्थिक दृष्टि में समस्त जर्मनी एक हो गया था। प्रश्न नंबर 5, कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी किस प्रकार प्रभावित हुई? तो इसमें आंसर लिख सकते हैं, भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक मंदी विभिन्न प्रकार प्रभावित हुई। पहला, कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से कमी आई लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट नहीं दी, इससे किसान कर्ज में डूब गया। सेकंड है इसमें, कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट आने से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार संसाधन ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? संसाधन संरक्षण के लिए वे क्या चाहते थे? तो गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन भी पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है 7 वाला, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में 2 अंतर बताइए। तो क्षैतिज वितरण में सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता का वितरण होता है जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण सत्ता का वितरण विभिन्न स्तरों में होता है। और दूसरा है आपका, क्षैतिज वितरण में एक ही स्तर पर सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार की शक्तियों का विभाजन विभिन्न स्तरों के मध्य होता है। सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ है राजनीति में धर्म का इस तरह प्रयोग एक दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। इसके अनेक रूप हैं, यथा पहला है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा, जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगे तो ये इससे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं क्या। किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि गन्ने से गुड़ एवं चीनी का उत्पादन करना। यह क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, अंतरिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतरिम वस्तुओं में पहला लिखना है आपको, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता तक पहुंचती हैं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। और मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण प्रयुक्त की जाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा आप इधर लिख सकते हो, अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद GDP में शामिल किया जाता है और इधर मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य से पहले शामिल रहता है, अतः इसे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल इधर हो जाएंगे आपके अंतिम वस्तुओं के बिस्किट, ब्रेड, रेडीमेड कपड़े एटसेट्रा, और इधर गेहूं, कपास, सिले कपड़े हो जाएंगे क्या। 12वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण से बड़े उद्योगों को अपना विस्तार करने का अवसर मिला है तथा देश के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त हुई है। दूसरा है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विकास की धारणीयता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो विकास की धारणीयता का तात्पर्य विकास के स्तर को ऊंचा उठाना तथा विकास के वर्तमान प्रकार एवं स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने
रखने से है। इस हेतु हमें नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण साधनों का सोच समझकर उपयोग करना होगा ताकि वे भावी पीढ़ी हेतु बचे रहे। विकास के धारणी से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन को भी बल मिलता है। तो इसी के साथ आपका खंड ब यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके खंड स है जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इनको लगभग आपको 100 शब्दों के अंदर आपको इनका आंसर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक यहाँ पे मिलेंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसमें दूसरा है 2 जादूगर चित्र द्वारा क्या दर्शाया गया है। तो इसमें आप लिख सकते हो पहले वाले क्वेश्चन में कि बुनकरों को निर्यात बाजार नष्ट हो रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ रहा था। स्थानीय बाजार के मैनचेस्टर के आयात मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयात किए गए कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी फैल गई थी। क्या दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो 19वीं सदी के अंत तक भारतीय कारखानों उत्पादन होने लगा तथा बाजार मशीनों से बनी चीज़ों से भर गए थे। इसे बुनकर उद्योग पतनोन्मुख हो गए थे। क्या क्वेश्चन नंबर 15 भारत के अधिकांश भागों में पानी कृषि तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कम मात्रा तथा अनियमित रूप में उपलब्ध है। कैसे? अथवा करके भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है क्यों है। तो इन दोनों के बारे में आप लिख सकते हो। तो इसमें पहले वाले का हम बता रहे हैं आपको भारत के अधिकांश भागों में कृषि तथा अन्य कार्यों में पानी की उपलब्धता कम तथा अनियमित निम्नलिखित कारणों से है। पहला है इसमें भारत में मानसूनी जलवायु होने के कारण वर्षा केवल 3 से 4 महीनों में ही होती है। अतः पानी की उपलब्धता मौसम अनुसार कम अधिक होती रहती है। दूसरा पॉइंट है वर्षा की अवधि को छोड़कर देश में धरातलीय जल की उपलब्धता उत्तरी मैदानों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में कम है। सेकंड शुष्क मौसम थर्ड पॉइंट रहेगा आपके भारत में जल संसाधनों की उचित संरक्षण और प्रबंधन का अभाव है। यही कारण है कि आज हमारे देश में बहुत सारे गाँवों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं है और शुष्क मौसम में पानी की कमी अनुभव की जाती है। क्या अगला क्वेश्चन है आपके 16 संविधान द्वारा प्रस्तावित संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और अथवा में दे रखा है आपको क्वेश्चन 7 रखकर संघ बनाना की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो पहले वाले में कि संविधान द्वारा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित 3 सूचियों के द्वारा किया जाता है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में आप लिख सकते हैं संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं जैसे रक्षा, वित्त, विदेश विभाग एटसेट्रा। और दूसरा राज्य सूची में दिए गए विषयों में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। ये स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे कृषि, पुलिस और वाणिज्य। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। इस सूची में गिनाए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों ही कानून बना सकती है। एक ही समय में किसी एक विषय पर दोनों सरकारों के कानून टकरान होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून क्या हो जाएगा यहाँ पे निरस्त हो जाएगा और शेष विषय केंद्र सरकार को प्रदान किए जाते हैं। क्या बैंक से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। और अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु 3 सुझाव दीजिए। तो बैंकों से आपको निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती हैं मांग की जमा सुविधा, चेक द्वारा भुगतान की सुविधा और ऋण देना। ठीक है, तो ये तीनों सुविधाएं आपको इसमें आप इसके बारे में आप डिटेल भी लिख सकते हैं। और अब आपके लास्ट सेक्शन आ रहा है खंड द। तो ये निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको उत्तर सीमा लगभग 250 शब्दों की देनी होती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक यहाँ पे मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन कीजिए और दलितों को उनके अधिकार दिलाने हेतु गांधी जी के क्या क्या प्रयास रहे थे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपसे एक आंदोलन वहाँ पेपर में 101% पूछा ही जाएगा। तो आप सारे आंदोलन को विशेष करके पढ़ के जाइए जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत इंपॉर्टेंस से आप पढ़ के जाइएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दल पर एक लेख लिखिए। अथवा करके क्वेश्चन है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते हैं समझिए। तो इसके बारे में आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ इसमें आपको लिखना है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका 20वां जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके रहने वाला है। प्रश्न का उत्तर
गए मानचित्र में दीजिए। तो निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के, तो आपको यहाँ पे इंडिया का नक्शा देखने को मिलेगा, उसमें इन सभी को आपको भरना है क्या। तो ठीक है, इसी के साथ ये पेपर भी आपका फिनिश होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हर एक मॉडल पेपर को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपकी परीक्षा के पहले ही आपको बहुत अच्छी तैयारी का हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 80 में से 80 नंबर दिलाने के लिए हम भी प्रयासरत रहेंगे, आप भी प्रयासरत दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।